हेलो क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम पॉलिनोमियल है। इसमें सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे और पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे बड़े आराम से। पर पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमारे को एक टर्म आती है और इस टर्म का जो नाम बनता है इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया तो ये समझना पॉलिनोमियल तो हमारे को आराम से समझ आ गया। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर कभी भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाए, और कॉम्बिनेशन भी कितनी चीज़ों का, तीन चीज़ों का। सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो आना चाहिए वो आने चाहिए वेरिएबल। क्या आने चाहिए, हमारे वेरिएबल। दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए उसका नाम है कांस्टेंट। और तीसरी चीज़ जो हमारे आने चाहिए उसका नाम है ऑपरेशन। मतलब कहीं पर भी अगर आपको इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब है वेरिएबल का, कांस्टेंट का और ऑपरेशन का, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। और अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया तो समझ जाना पॉलिनोमियल तो आपको आराम से समझ आ गया। तो देखते ज़रा वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमारी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी यहाँ पर चेंज होगी। जैसे मैंने कहा कि लेट से मैं घर से चलकर आया और मैंने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हो सकता है ये जो x है आपका ये 5 किलोमीटर हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो x है आपका ये 3 किलोमीटर हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा ये जो x है आपका ये 2 किलोमीटर हो। मतलब वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो भी वैल्यू आपकी चेंज कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा एक बात और, वेरिएबल का जो दूसरा नाम बनता है उसको हम लिटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं, बात भी ध्यान रखना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी भी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ मैं 4 किलोमीटर घर से चलकर आया, तब तो ये फिक्स है। अब तो कोई भी बच्चा पूछे कितना है तो हम बोलेंगे 4 ही है। तो जो भी क्वांटिटी हमारी फिक्स रहती है वो क्या बनता है, हमारा कांस्टेंट, और जो चेंज हो सकता है वो क्या बनता है, वेरिएबल। ऑपरेशन आपको पता है मैथ्स में अभी 10th क्लास तक की अगर बात करें तो हमारे 4 ऑपरेशंस रहते हैं यहाँ पर बेसिकली। और 4 ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक मल्टीप्लाई आएगा और एक क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो अगर कहीं पर भी इन चारों का इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं वो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ लिखा, लेट से 2x² है, माइनस का 3x है, प्लस का 7 है। अब मैं पूछूं क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो बस चेक करेंगे क्या यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो है, और अगर नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अब आप चेक करना, वेरिएबल आए हुए, कांस्टेंट आए हुए, ऑपरेशन प्लस माइनस आए हुए। इसका मतलब है तीनों चीज़ों का क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। और हमें पता है अगर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यही हमारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोलो हाँ या ना। समझ आ रही होगी मेरी बातें, अगले पर आओ। लेट से दूसरा एग्जांपल लिखा, 2x² है, माइनस का 3y है, प्लस का 1/x है, कुछ ऐसा लिख लिया मान लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो आप लोग इसे चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा होगा इन तीन चीज़ों का तो ये बन जाएगा, नहीं बन रहा होगा तो नहीं है। अब हमने चेक करा यहाँ पर वेरिएबल तो आए हुए एक्स और वाई, कांस्टेंट भी आए हुए हैं। अब मैंने चेक करा ऑपरेशन भी आए हुए हैं। इसका मतलब है दोबारा से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और कॉम्बिनेशन कितनी चीज़ों का बना हुआ है, तीन चीज़ों का। तो साफ सी बात है ये भी क्या बन जाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मेरा मानना है कि अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कब हम किसी कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। यहाँ तक की अगर बातें साफ है, बिल्कुल समझ आ रही है, तो अब हम पढ़ते जरा पॉलिनोमियल। देखना जरा, अगर पॉलिनोमियल की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल का मतलब है किताब ना खोल लो उससे भी बढ़िया डेफिनेशन क्या बनेगी, कि अगर कभी भी कोई भी हमारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देकर रखे, क्या देकर रखे, कोई भी हमारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देकर रखे, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, पॉलिनोमियल बन सकता है, अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर वो एक कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब वो एक कंडीशन क्या, वो समझते हैं। वो कंडीशन ये है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल आए होंगे, अगर सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तब हम कह सकते हैं कि सर वो जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो हमारा क्या था, यहाँ पर पॉलिनोमियल था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सारे के सारे जो वेरिएबल आए होंगे उनका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बस इतना चेक करना है। अगर सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो हम कह देंगे पॉलिनोमियल है।
और अगर सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई थिंक यहाँ तक की बातें तो समझ आई होगी। अब आगे चलते एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 2x² है, माइनस का 3x है, प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो आप कहोगे सर चेक कर लेता हूँ क्या सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं है। अच्छा एक बात और, अगर कोई पूछे हमारे से होल नंबर क्या है, तो आप जानते हो बचपन में हमने पढ़े थे सर होल नंबर का मतलब है जो जीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता चला जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। अच्छा इसके सेट को बनाना चाहो तो इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को, ये भी ध्यान रखना है। इसके अंदर कभी फ्रैक्शन नहीं आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, इरेशनल वैल्यू नहीं आएगा, ये ध्यान रखकर चलना है। चलो खैर आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर वेरिएबल आया हुआ है एक्स, और यहाँ पर पावर 2 है मतलब होल नंबर है, यहाँ पर पावर 1 है मतलब होल नंबर है। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हर जगह पर वेरिएबल का पावर होल नंबर आया हुआ है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये पहली बात है, अगर समझ आई हो। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो बन सकता है पर कब बनेगा, जब सारे वेरिएबल का पावर क्या रहा हो, हमारा होल नंबर रहा हो। चलो एक आधा एग्जाम्पल और ताकि दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लिया 2x² है प्लस का √2 है प्लस का 7 है। और एक आधा एग्जाम्पल और चलो, मैंने लिखा 2x² है प्लस का √है प्लस का 7 है। अब हमारे को बताना है इन दोनों में से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहले इसको चेक करो। इसको अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, ठीक है भाई, होल नंबर है। यहाँ एक्स का पावर चेक करोगे तो √, है, और √, का मतलब क्या होता है, 1/2। इसका मतलब है यहाँ तो होल नंबर नहीं आया, यहाँ पर तो एक्स का पावर 1/2 आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x² है प्लस का एक्स का पावर 1/2 है और प्लस का 7 है। और हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब हर एक वेरिएबल का पावर क्या रहा हो, हमारा होल नंबर। अब आप खुद सोच के बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हाफ यहाँ पर होल नंबर है क्या? नहीं। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर आ ही नहीं रहा है तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा क्या? नहीं। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल हमारा बन नहीं सकता। आई थिंक वाली बात समझ आई होगी। अब इस पर आओ, यहाँ भी चेक करो क्या हर एक वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या? अगर है तो फिर पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने चेक करा, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। सर आप तो कहते हैं √, आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मेरे बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल आए ना, वेरिएबल, तो वेरिएबल का पावर चेक करना है। यहाँ वेरिएबल का पावर चेक करा, 2 आ गया। यहाँ वेरिएबल का पावर चेक करा, 1 आ गया है। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो साफ सी बात है ये भी क्या बन जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल। हमें हमेशा वेरिएबल का पावर चेक करना है, ना कि कांस्टेंट का, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर चेक कर रहे थे, यहाँ भी हमने क्या करा, वेरिएबल का पावर चेक करा। तो आई थिंक इतनी बात समझ आई होगी कब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते। अब आगे आते हैं। अगली बात जो हमारी आती है इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, वो मान लेता हूँ कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ है प्लस का 3x² है प्लस का 7x है प्लस का 9 है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम लिख सकते हैं, पहली बात तो पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में, आप खुद बताओ। आप कहोगे सर पॉलिनोमियल तो है और कौन से वेरिएबल आया हुआ है, एक्स वेरिएबल आया हुआ है, तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, काम खत्म। मान लो आपको ऐसा दे दे 2y² है प्लस का 3 दे दे। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। कैसे पता चला पॉलिनोमियल है? सर आप चेक कर लो, वेरिएबल का पावर होल नंबर आया हुआ है, और हमने पढ़ा है जहाँ भी वेरिएबल का पावर होल नंबर आ जाए वो हमारा पॉलिनोमियल बनता है। अच्छा मैं पूछूं कौन से वेरिएबल में है, तो आप कहोगे वाई वेरिएबल में है, तो साफ सी बात है पॉलिनोमियल तो है, और कौन से वेरिएबल में है, वाई वेरिएबल में। एक आधा एग्जाम्पल और, मान लो लिख दूँ 2t³ है प्लस का 3t है प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे है। मैं पूछूंगा कौन से वेरिएबल में है, तो आप कहोगे टी वेरिएबल में है, तो पॉलिनोमियल है और कौन से वेरिएबल में, टी वेरिएबल। तो मेरा मानना है पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ साथ कब हम किस चीज़ को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते, उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सारी बातें अपन लोगों ने समझ ली। अब अगला जो काम हमारे को करना है, इसका नाम है कि किसी भी पॉलिनोमियल का टाइप क्या हो सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने की क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को। और ध्यान रखना पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को मेरे बच्चों हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कितने पार्ट्स में करा हुआ है,
3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है और इससे बाहर कोई भी क्लासिफिकेशन आने वाला नहीं है। अगर ये तीनों पार्ट्स आपने समझे हुए तो समझ जाना आपका पॉलिनोमियल का टाइप्स बिल्कुल क्लियर है। करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा, उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ, प्यारे बच्चे समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स आ रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला मेरे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री कितनी आ रही है पॉलिनोमियल की, उसके बेस पर पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो रहेगा, इसका नाम बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल आए। अब इसको पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। करेगा हमको शुरू। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की। देखना था, अगर मैं आपको ये बोलूँ कोई भी पॉलिनोमियल है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म एक है, मान लो केवल 2x आया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मोनोमियल। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सर कितनी टर्म है? तो मान लो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2/x लिखा हुआ है, यहाँ 2 - x लिखा हुआ है और यहाँ 2 + x लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके अंदर कितनी टर्म है? तो बस इतना ध्यान रखकर चलना है कि अगर कभी भी बीच में प्लस और माइनस आ गया टर्म्स के बीच में, तो वो टर्म टूट गई है, अब उसको अलग अलग काउंट करेंगे। और अगर प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, तब वो फिर एक ही टर्म है। उम्मीद है बातें आपको पता भी होगी, बट उस बच्चे के लिए जिसको नहीं पता, वो सारी बातें बताना मेरा फ़र्ज है। करते। तो यहाँ चेक करो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो एक टर्म काउंट होगी, यहाँ पर डिवाइड है एक टर्म काउंट होगी, यहाँ बीच में माइनस आ गया और अभी बताया अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो टर्म हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ अगर चेक करें तो कितनी टर्म है, 2। यहाँ प्लस आ गया तो कितनी टर्म है, 2। तो मेरा मानना है अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है वो कैसे पता चल पाएगी। एक आधा एग्जांपल और, मान लो लिख दिया 2x y z है, अगला लिख दिया x + y + z है। अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितनी टर्म है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में दिख रही है, 2 भी, x भी, y भी, z भी, तो इसके अंदर तो केवल एक ही टर्म है। पर अगर मैं इसको देखूँ तो x के बाद प्लस आ गया, y के बाद प्लस आ गया, मतलब टर्म्स ब्रेक हो गई। अगर टर्म्स ब्रेक हो गई तो यहाँ पर ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म। तो टर्म्स कैसे काउंट करनी है तो पता चली गया। आगे चलते हैं। अगर सर नंबर ऑफ टर्म हमारी 2 आ जाए, मान लो लिखा हुआ आ जाए 2x² + 3, तो 2 टर्म आ गई। 2 टर्म को हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या, बाइनोमियल। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ गई, लेट्स से 3x³ है, प्लस का 7x² है, प्लस का 2 है। अब चेक कर लो इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लस आ गया, इसका मतलब 1, 2 और 3 टर्म आएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर 3 टर्म आएंगी तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। ऐसे अगर मैं बोल दूँ नंबर ऑफ टर्म 4 आ गई, मान लो ऐसा आ गया 3x³ है, प्लस का 4x² है, प्लस का 3x है, प्लस का 2 है। अब आप चेक करो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 4 टर्म्स है, और जिसके अंदर भी 4 टर्म आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्वाड्रीनोमियल। ये बात भी ध्यान रखकर चलिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर आपने तो केवल 4 टर्म बताइए, मान लो किसी के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर 100 टर्म आ जाए तब क्या करूँ? तो मेरे बच्चों मेन तो हमारी 4 टर्म आपको याद होनी चाहिए, पर अगर 100 टर्म आ रही है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं फिर पॉलिनोमियल। देखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल, और आगे बोलेंगे हैविंग टर्म्स। क्या बोलेंगे, हैविंग टर्म्स। और कितनी टर्म्स होंगी उसके अंदर, 100। ऐसी कोई बोले सर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 1000 आ रही है, तब ये थोड़ा ना सबका नाम याद रखेंगे, बस क्या बोलेंगे आपको पता चल गया होगा, बोलेंगे पॉलिनोमियल और आगे बोलेंगे क्या, हैविंग। हैविंग क्या आप समझ ही गए होंगे, हैविंग टर्म्स। और कितनी टर्म्स आप जानते हैं यहाँ पर, 1000 टर्म्स। तो मेरा मानना यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टर्म्स के बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन होगा, तो आप बड़े आराम से बता पा रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक नहीं आई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। खैर आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा काम है उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री पर बढ़ने से पहले एक आधी बात डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं, मैं नीचे बता देता हूँ। देखना, अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बातें करूँ प्यारे बच्चों, तो आपने पढ़ा हुआ होगा डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब ये होता है जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो भी हाईएस्ट पावर आया हुआ। क्या आया हुआ है, जो भी हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का, वही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिग्री बन जाएगा। समझ आ रही बात नहीं? अभी एग्जाम्पल भी लेंगे इसी के अंदर। चलो क्या, तो अगर मैं बोलूँ कोई हमारा पॉलिनोमियल आया हुआ है और उसका डिग्री मान लो 1 है, लेट्स यहाँ पर लिख दिया 2x + 5।
अब आप चेक कर लो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। और ध्यान रखना जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। आते आगे, अगर किसी की डिग्री 2 आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए 2x² है प्लस का 5x प्लस 7 है। अब आप चेक कर लो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का आया हुआ है वो आप सीधे तौर पे बोल दोगे 2 आया हुआ है। चेक कर लो यहाँ पर कितना आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 यानी कि डिग्री 2 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक। आगे हो, जिसकी डिग्री सर 3 हो जाए, मान लो ऐसे लिख कर दे तो 3x³ है प्लस का 7x है प्लस का 2, मान लो ऐसा है। अब मैं पूछूं यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 3 दिखाई दे रही है। और अगर 3 दिखाई दे रही है तो साफ सी बात है इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूबिक। ऐसे अगर डिग्री 4 आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए 4x का पावर 4 प्लस का 5x प्लस का 2, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। तो अगर किसी की डिग्री 4 है, किसी की डिग्री क्या है? 4 है, तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे भाई? बाई क्वाड्रेटिक। चलिए, अब कोई बच्चा फिर से खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा सर फिर तो ऐसा भी हो सकता है। मैं कहूँगा क्या? कि सर किसी की डिग्री 100 आ जाए। मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है भाई, किसने मना किया? तो सर अगर किसी की डिग्री 100 आ जाए उसका नाम क्या बनेगा? मान लो ऐसा आ जाए 4x का पावर 100 प्लस का 7 आ गया। अब आप खुद सोचो, ये थोड़ा ना, ऐसे तो डिग्री 1000 भी आ सकती है। अब ये थोड़ा ना सबकी ही डिग्रियाँ याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, नहीं। तो अगर किसी की डिग्री 100 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। आप खुद जान भी गए होंगे पॉलिनोमियल। आगे बोलेंगे हैविंग, और आगे बोलेंगे डिग्री, और कितनी डिग्री आई हुई है यहाँ पर हमारी? 100 आई है। काम खत्म। अगर किसी की डिग्री मान लो 1000 आ जाए, एग्जाम्पल ले लो, किसी की डिग्री मान लो 1000 आ गई। अब मुझसे पूछे इसका नाम बताओ। अब सबके नाम थोड़ा याद रखेंगे, बस सीधा सीधा क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, और आगे क्या बोलेंगे? हैविंग, और आगे क्या बोलेंगे? डिग्री, और कितनी डिग्री आएगी हमारे यहाँ पर? डिग्री, और आप बोल दोगे 1000। काम खत्म। तो मेन जो था मेरे बच्चों, 4 शुरू की टर्म आपको याद रखनी है। ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर स्टार्टिंग के 4 नाम याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों डिग्री के बेस पर स्टार्टिंग के 4 नाम जो भी बताए वो याद होने चाहिए। और ऐसे हम आगे वेरिएबल के बेस पर करेंगे, उसके भी कम से कम स्टार्टिंग के 4 नाम हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? नहीं? चलो, अब अगले काम पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब अगर वेरिएबल के बेस पर देखना चाहे तो क्या क्या नाम बन सकते हैं, करते हैं। तो मैं मानता हूँ किसी के अंदर वेरिएबल एक ही आया हुआ है, जैसे लिखा 2x² है प्लस का 7x है प्लस का 5 है। मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सारे बच्चे बोलेंगे है। अब मैं आपसे पूछूं क्यों है, तो आप कहोगे सर वही वेरिएबल आए हुए हैं, पावर होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है। अब मैं पूछूं कितने वेरिएबल आए हुए हैं, तो आप कहोगे एक ही आया हुआ है, x ही आया हुआ है, और कोई तो है नहीं। तो कभी भी हमारा वेरिएबल अगर एक ही आया हुआ हो तो ऐसे पॉलिनोमियल का जो नाम बनता है उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। क्या बोलेंगे भाई? यूनिवेरिएट। ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल 2 आ गए, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 आने का मतलब है ऐसा मान लो कि आया हुआ है 2x² है प्लस का 3y है प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल आए हुए, अब आप कहोगे सर यहाँ 2 वेरिएबल है। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहोगे सर एक तो x आया हुआ है और एक क्या आया हुआ है? y आया हुआ है। तो 2 अलग वेरिएबल आ गए, और अगर 2 अलग वेरिएबल आ गए तो इसका नाम बनता है बाईवेरिएट। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही हो। ऐसे अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ वेरिएबल 3 आ गए, मान लो 3x² yz आ गया प्लस का 8 आ गया। आप चेक कर लो यहाँ पर वेरिएबल 3 आए हुए, तो जैसे यूनिवेरिएट था, बाईवेरिएट था, तो ये क्या बन जाएगा? आप समझ ही गए होंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राईवेरिएट। क्या बोलेंगे? ट्राईवेरिएट। चलो एक और बात, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 आ जाए, मान लो 4x² yz प्लस का 3c प्लस का 8, कुछ ऐसा आ गया लेट्स से, या 3p, कुछ भी मान लो। तो अब तो एक वेरिएबल p हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, तो कितने वेरिएबल हो गए? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रावेरिएट। तो मेरा मानना है शायद आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सारी बातें क्या रहती है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और, जिससे पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर हमने क्या करा, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है। हमने कहा एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है 3x² प्लस का y² प्लस का z, कुछ भी ऐसे ले लिया मान लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स के बेसिस पर बताओ क्या रहेगा, तो गिन लो टर्म्स कितनी है। टर्म्स गिनोगे तो 1 2 3 टर्म आई हुई है, और हमें पता है जब 3 टर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये पहली बात है। डिग्री के बेस पर चेक करो तो हाईएस्ट पावर 2 आई हुई है,
और हमें पता है जब भी हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है यानी कि डिग्री 2 हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब ये ट्राइनोमियल तो है ही है अगर हम टर्म्स को देखते हैं। और अगर हम टर्म्स को ना देखकर डिग्री को देखें तो डिग्री के बेस पर ही आपने क्या बताई है, क्वाड्रेटिक बताई है। ये भी समझ गए होंगे। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बात करूँ कि वेरिएबल के बेस पर बताओ क्या है, तो वेरिएबल देख लो, 1 2 और 3, तीन अलग वेरिएबल है। और तीन अलग वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई वेरिएट। यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है ट्राई वेरिएट, ये जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है ये हमारा ट्राइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है और ट्राई वेरिएट भी है। चलो ये बातें समझ आई होगी। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, अगर आप समझना चाहो, वैसे तो आती होगी बट फिर भी इन केस मैं मानता हूँ किसी बच्चे को शायद ना आए, तो मैं एक और बात बता दूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 2x² है प्लस का 3x प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूँ इसकी डिग्री बताओ, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर 2 आई भी है, तो डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ 3x² yz प्लस का 7 आएगा, अब डिग्री बताओ। अब यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि डिग्री क्या है और वो जल्दीबाजी में 2 बता दे। ध्यान रखना, जब भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी डिग्री हमेशा ऐड करके बताते हैं। मतलब यहाँ पर तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसका पावर 2 है प्लस का, इसका पावर 1 है प्लस का, z का पावर भी 1 है, तो इस पूरे की डिग्री क्या कहलाएगी, 4। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई में और डिग्री बतानी हो तो पावर्स को ऐड करके टोटल डिग्री बताई जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखकर चलना है। तो मेरा मानना है पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया होगा सारा, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स क्या क्या है, ये सारी बातें समझ आ गई होगी। अगला जो हमारे को काम करना है उसका नाम है कि पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या है, फिर देखेंगे जीरोस निकलते कैसे, फिर देखेंगे कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है, और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो हम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो पहले बिल्कुल डिटेल में बेसिक पढ़ेंगे कि ज़ीरोस का मतलब क्या है, फिर देखेंगे ज़ीरोस निकालते कैसे हैं, और उसके बाद आगे की बातें करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेता हूँ कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है px, और यहाँ लिख कर दिया हुआ है x प्लस का 2। तो अगर मैं बोलूँ ज़ीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ज़ीरो का मतलब है कोई भी x का ऐसा वैल्यू ले लो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो दे दे। कहने का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट कर दो जैसे पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पर x की जगह पर मैंने आपके कहने से -2 पुट कर दिया, तो जैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर -2 पुट करूँगा, आप कहोगे सर पूरा पॉलिनोमियल आपको क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। तो सर x का ऐसा वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल आपका क्या हो चुका हो, ज़ीरो हो चुका हो, ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मेरा मानना है थोड़ी बहुत ही बातें समझ आई होगी कि ज़ीरो का एक्चुअल मतलब क्या है। चलो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हो ये हमारा पहला एग्जांपल है, अब दूसरा एग्जांपल शुरू करते हैं। तो लेट्स से पॉलिनोमियल px है कुछ ऐसा, और यहाँ लिख कर दे दो मैं आपको 4 प्लस का x है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पर वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू डाल दूँ जिस पर पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है। मैं कहूँगा कैसे, आप कहोगे सर x की जगह पर -4 डाल दो, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह पर -4 डालूंगा, आप देख सकते हो पूरा पॉलिनोमियल -4 डालने के बाद क्या बन चुका होगा, पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन चुका होगा। तो x का ऐसा वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल हमारे को क्या दे दे, ज़ीरो दे दे, ऐसे x के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा मानना है ये बातें आपको समझ आई होगी। अब ज़रा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में मैंने कहा पॉलिनोमियल px है और यहाँ लिख कर दिया हुआ है 2x प्लस का 5। अब मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालूँ, तो आप कहोगे बहुत आसान है, x का या वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो दे दे। अब कुछ बच्चे तो समझदार हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कहेंगे सर सीधा हम निकाल लेंगे, x का वैल्यू -5/2 होगा। पर अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो निकाल ही नहीं पाऊंगा डायरेक्ट, तो उसके लिए भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, तो वो तरीका ये है कि सर एक काम करो, ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब है सर x का ऐसा वैल्यू निकालना है या वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन चुका हो, ज़ीरो बन चुका हो। अब यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप डायरेक्टली सोच लो क्या x का वैल्यू डालूँ जिससे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए, और अगर लग रहा है कि आप नहीं सोच पा रहे कि कौन सा वैल्यू डालना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन चुका हो, ज़ीरो। अब यहाँ से जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा यानी कि जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारे पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरो। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज़ीरो का मतलब है पॉलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू
इस पर पूरा पोलिनोमियल क्या बन चुका हो, 0। सॉल्व करो। प्लस का 5 इधर, माइनस का 5 बराबर में 2x। यहाँ पर आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2। तो हमने शुरू में ही बोला था कि x का वैल्यू -5/2 आएगा, यहाँ से -5/2 आ रहा है। एक आधा एग्जाम्पल और, लेट्स से फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ में हमने कुछ ऐसा बोला कि पॉलिनोमियल है लेट्स से, और ये y की फॉर्म में है, और लिख कर दिया हुआ है 2y प्लस का 8 है लेट्स से। मुझे कह रहा है यहाँ पर y का वैल्यू बताओ, या वेरिएबल का ऐसा वैल्यू बताओ जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, 0 हो चुका हो। तो कुछ बच्चे तो बताएंगे y का वैल्यू -4 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो नहीं निकाल पाए। तो उनके लिए वही तरीका है, हमें क्या करना है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, 0 हो चुका हो। अब यहाँ से जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए तो करते हैं काम को शुरू। यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, +8 उधर जाएगा तो -8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2y। अब यहाँ से आपको पता है कि हमारा 2 तो मल्टीप्लाई में y के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -8/2 इज इक्वल्स टू y। काटने के बाद y का वैल्यू कितना है, -4। तो मेरा मानना है मोर और लेस आपको ये समझ आ गया होगा ज़ीरोस बोलते किसको है, या ज़ीरो निकालते कैसे है। अब एक छोटी सी नोट में बात हो रहा है, वो भी आपको बता दूँ फिर आगे चलेंगे। नोट में बात क्या वो भी समझना। जिसकी डिग्री 1 होगी उसके मैक्सिमम ज़ीरोस जो निकल पाएंगे वो ध्यान रखकर चलने कितने होंगे, 1। जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसके मैक्सिमम ज़ीरोस जो निकल पाएंगे वो ध्यान रखकर चलने कितने होंगे, 2। ऐसे जिसकी डिग्री 3 होंगी उसके मैक्सिमम ज़ीरोस जो निकल पाएंगे वो कितने निकल पाएंगे हमारे, आप समझ ही गए होंगे, 3। और ऐसे आगे तक चलता रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर डिग्री 1 थी, 0 भी 1 आया, -2। यहाँ पर डिग्री 1 थी, 0 भी 1 आया, -4। यहाँ पर डिग्री 1 थी, 0 भी 1 ही आया, -5/2। यहाँ भी डिग्री 1 थी तो हमारा 0 भी क्या आया, 1 ही आया, -4। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर क्वाड्रेटिक ले ले तो सेम प्रोसीजर है, वहाँ पर भी हमारे को अगर ज़ीरोस निकालने हैं तो हम कहेंगे वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं जिस पर पूरा पोलिनोमियल क्या बन चुका हो, 0। अब आप कहोगे सर ऐसे नहीं चलेगा, एग्जाम्पल लेकर दिखाओ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुनेंगे ज़रा। तो लो भाई एक एग्जाम्पल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखेंगे भाई। अब ज़रा हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो करा वो सारा का सारा लीनियर का काम था, अब जो करेंगे वो क्वाड्रेटिक का काम करते हैं। अच्छा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो साफ सी बात है डिग्री 2 होगी, और अगर मैं मैक्सिमम ज़ीरोस की बात करूँगा तो मैक्सिमम ज़ीरोस भी कितने निकल कर आएंगे, 2। ये भी आप समझ गए होंगे। समझ आ रही है बात, नहीं? चलो करते हैं, थोड़ा पेन बदल देते हैं ताकि अच्छा सा अट्रैक्टिव लगे थोड़ा ना। चलो तो एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिनोमियल लिया मैंने px, और यहाँ पर कुछ भी ले लो, लेट्स से x² लिया, प्लस का 11x लिया और प्लस का 30 लिया, और मुझे कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल के क्या निकाल कर दिखाने, ज़ीरोस निकालने। तो करते हैं काम। ज़ीरोस निकालने का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल डालो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। या तो आप खुद से सोच लो, पर अगर सोच नहीं पा रहे तो अभी हमने पढ़ा था कि सर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, 0 हो चुका हो। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू आएगा, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वही हमारा पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, 0। तो मेरा मानना है मोर और लेस आपको बातें समझ आ रही होगी जो भी मैंने अभी बोली। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आपने समझा होगा STMT 9th क्लास में। STMT का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 30 है और जो भी x² का कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो जब 30 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आएंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये बोलता है कोई भी दो फैक्टर ऐसे छाट लो, कोई भी दो फैक्टर ऐसे छाट लो जिनका मल्टीप्लाई कराऊँ तो 30 आए और प्लस माइनस कराऊँ तो 11 आ जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे मैंने कहा 6 और 5 है, अब सब बच्चे जानते हैं 6 5 जा 30 भी होता है, और 6 और 5 को जोड़ दूंगा तो 11 भी बनेगा। तो बस ऐसे ही दो फैक्टर छाटने और यही क्या बनता है हमारा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कर देगा तो 0 ऐसे रहा हमारा, x² ऐसे रहा, 11 को कैसे स्प्लिट करना है, 6 और 5 में, तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 5x प्लस का कितना आ गया, 30। अब पुराना काम आप जानते हो, दोनों में से कुछ कॉमन x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 6। और एक बात और ध्यान रखना, चाहो तो इनमें से कॉमन ले लो, पर मैं ऐसा करता हूँ कि यही वाला ब्रैकेट आगे कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ, इससे थोड़ा आसानी पड़ जाती है हमारे को फैक्टराइज करने में। करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, बट मेरा ये मानना है कि जो फैक्टर यहाँ आया है 101% वो फैक्टर यहाँ पर रखना ज़रूरी है, तभी वो फैक्टराइज हो पाएगा, ध्यान रखना।
बात समझ आई तो बढ़िया, नहीं आई तो बस फिर वो जो आपने सीखा हुआ है बचपन में कॉमन लेना वो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचना, अगर मैंने यहाँ पर कॉमन कॉपी कर लिया है तो कितना आसान हो गया। यहाँ पर 5x था, यहाँ पर x है, तो साफ सी बात है बाहर क्या आया होगा, 5 आया होगा। तो मेरा मानना है ये बात भी आपको थोड़ी बहुत ही समझ आई होगी जो मैंने बोली। अब आगे चलते हैं। तो ज़ीरो तो ऐसे ही रहा हमारा, इन दोनों में से दोबारा x प्लस का 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 5। अब हमें पता है दो फैक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो और रिजल्टेंट जीरो आ रहा हो, इसका मतलब है या तो x प्लस का 6 जीरो दे रहा होगा, या फिर हमारा x प्लस का 5 जो है वो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब आप खुद सोचना लास्ट स्टेप, अगर x प्लस का 6 जीरो है, अगर x प्लस का 6 क्या है, जीरो है, तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, -6, पहली बात। और अगर x प्लस का 5 जीरो है तो साफ सी बात है x का वैल्यू क्या आ सकता है, -5। तो कहने का मतलब है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री इसकी कितनी थी, 2 थी, मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकते थे, 2, और आप चेक करोगे तो जीरोस भी कितने आए हैं, 2 आए। अब अगर आप इनको उठाकर इसमें डालो दोबारा तो आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या देगा, 0 देगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक की बातें तो समझ आई होगी। अब ज़रा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं कि सर ग्राफ पर अगर ज़ीरोस को बनाना पड़े, या अगर ग्राफ दे दो और आपसे पूछे कि ज़ीरोस कितने हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। अब ज़रा वो समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोस को। तो करते ज़रा काम को शुरू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेट्स से सबसे पहला मैंने केस लिया ए। अब इस केस की अगर मैं बात करता हूँ तो लेट्स से हमने क्या किया, हमने ग्राफ बनाया सबसे प्यारा, और ग्राफ वो जो जाएगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, मैंने ऐसे बताया। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि ये ग्राफ किसका है तो ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो हमेशा वो पैराबोला टाइप का ग्राफ बनाता है। कैसा ग्राफ बनाएगा, पैराबोला। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, पैराबोला टाइप का ग्राफ बना हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक आप समझ गए होंगे जिसकी डिग्री 2 हो, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पैराबोला। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पैराबोला तो फिर ऊपर बना है, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये ऐसे बन जाता, मतलब कुछ इस तरीके का, देखना ज़रा, कुछ इस तरीके का बन जाता। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हमारा चेक करा जाए तो हमारा क्या है, पैराबोला ही है, क्योंकि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो ये भी क्या रहेगा, पैराबोला ही रहेगा। अब कोई पूछे सर पता कैसे चलेगा कि पैराबोला ये बनेगा या ये, मतलब अप साइड बनेगा या डाउन साइड। तो ध्यान रखना है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया हुआ है ना ए, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा है तब तो वो अप साइड बनेगा, और अगर इस ए का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव है, तब का बनेगा, डाउन साइड बनेगा। खैर ये दो बातें तो समझ आई होगी। अच्छा चलिए एक बात और, सी पार्ट। अगर मैं कहूँ लेट से हमारी कोई लाइन है और वो ऐसे जा रही है, तो कोई पूछ ले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है ये हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। सर कैसे पता चला कि ये लीनियर है, भाई ध्यान रखना लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा लाइन का ग्राफ बनता है। अभी हम आगे करेंगे भी इस चीज़ को कि अगर कभी भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। खैर, तो ये तो हमने 2-3 बातें करी ऐसी। अब ज़रा जो काम करेंगे वो अच्छा काम है, मैं 2 मिनट बना दूँ पहली चीज़ों को फिर करते हैं काम। कुछ इस तरीके का काम है, एक ई पार्ट ले लेते हैं लेट से, कुछ इस तरीके का काम है, एक एफ पार्ट ले लेता हूँ लेट से, और वो कुछ इस तरीके का काम है। अब करते हैं काम को शुरू। अब अगर कोई बोले ये तो हमें समझ आ गया कि अगर पैराबोला होगा, अप साइड होगा तो क्या होगा, डाउन साइड होगा तो क्या होगा, लाइन बनेगा तो लीनियर होगा, ये सारी बातें तो हमने समझ ली। अब जो मेन बात आती है वो समझते हैं। अगर हमारे को कोई बोले सर ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखना कोई भी हमारा ग्राफ है, किसी भी चीज़ का ग्राफ है, चाहे वो क्वाड्रेटिक का है, चाहे वो लीनियर का है, चाहे वो क्यूबिक का है, किसी का भी है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्या बोला, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही उसके क्या बन जाएंगे, जीरोस बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चेक करो, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। इसका मतलब है जो भी हमारा पॉलिनोमियल रहा होगा, इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकल कर आएंगे, वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकल कर आएंगे, 2। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया हुआ। एक्स एक्सिस के लिए चेक करना है, वाई के लिए नहीं। अब मैं पूछूँ इसके लिए बताऊँ, तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया हुआ है, तो इसके भी जो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकल कर आएंगे वो आप देख के बता सकते हो कितने निकल कर आएंगे, 2। मैं बोलूँ इसके लिए बताओ कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, तो फिर से वही चेक करेंगे सर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो एक ही बार कट किया हुआ है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 आएगा।
इस पे चेक करो कितनी बार कटा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका मतलब है इसके लिए जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसके लिए चेक करो कि एक्स एक्सेस को कितनी बार कट किया हुआ है, 1 बार। तो इसके लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ केवल आएंगे 1। इसके लिए चेक करो, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चेक करो कितने आएंगे। तो आप कहोगे सर 2 आएंगे, पर मैं कहूँगा गलत। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम ये चेक करते हैं कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। हमें ये चेक नहीं करना कि वाई एक्सिस को कितनी बार कट किया, हमें चेक करना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। अब आप चेक कर लो, क्या इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है? नहीं। तो क्या ज़ीरोज़ बनेंगे? नहीं। तो इसके ज़ीरोज़ कितने निकल कर आएंगे, 0, यानी कि एक भी ज़ीरो इसका निकल के आने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है मोर और लेस इतनी बातें तो आपको समझ आई होगी। अब जब इतनी बातें समझ आई है तो एक छोटी सी बात और है, वो भी समझ ही लेते, फिर आगे चलेंगे। मान लो ये पूरा ग्राफ दे दे आपको, यहाँ लिख कर दे दे 1 है, यहाँ लिख कर दे दे 4 है। आपसे पूछे इस ग्राफ में बताओ कि कितने हमारे ज़ीरोज़ है, तो आप कहोगे गिनती के 2 है। मैं कहूँगा कैसे? तो आप कहोगे सर 2 अलग अलग पॉइंट पे काटा। अब बोल दे ज़ीरोज़ भी बताओ कौन कौन से है, तो बस जिस पॉइंट पर काट रहा है वही उसके ज़ीरोज़ है। जैसे यहाँ पर 1 पर काटा, यहाँ पर 4 पर काटा, तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 1 और 4। मान लो ये वाला पॉइंट 2 था और ये वाला पॉइंट 5 था, ऐसा मान लो, और आपसे बोले ज़ीरोज़ क्या क्या है इसमें, इसके ज़ीरोज़ बताओ क्या क्या है, तो आप बता दोगे 2 और 5। ऐसे ही चलता चला जाएगा। मान लो ये वाला पॉइंट 9 था, मान लो ऐसा, और पूछ ले इसका ज़ीरो बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका ज़ीरो केवल 1 है, वो है 9। तो मेरा मानना है यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। अच्छा एक बात और, ये जो आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है ना, क्वाड्रेटिक टाइप का जो कर्व दिखाई दे रहा है, आप चिंता बिल्कुल ना करें कि सर आपने बस a ग्रेटर देन 0 और a लेसर देन 0 की बात बताई, अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा, या फिर सर इसकी जगह पर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। चिंता लेने वाली बात ही नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे उस चैप्टर को, तो वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये ऐसा क्यों है, क्या इक्वेशन है, सब चीज़ें आराम से पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ आपको समझ आया होगा। इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी काम कर लिया था अपना पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का काम शुरू करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो के ख़त्म होते ही कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है बोर्ड्स के अंदर, तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, सारे करके आओगे। इवन एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी आज हम लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसमें सबसे पहला पार्ट लूंगा मैं लीनियर के लिए, दूसरा पार्ट जो मैं यहाँ पर लूंगा वो हमारा क्वाड्रेटिक के लिए, तीसरा पार्ट जो मैं यहाँ पर लूंगा वो क्यूबिक के लिए, और ध्यान रखेंगे चौथा जो पार्ट है इसमें वैसे वो करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अगर करना चाहो तो हम बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी इस काम को कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो केवल और केवल लीनियर और क्वाड्रेटिक की बातें है, कहीं कहीं पर क्यूबिक की बातें भी है, पर हम सारा काम करेंगे लीनियर का भी, क्यूबिक का भी, क्वाड्रेटिक का भी, बाई क्वाड्रेटिक का भी। कहने का मतलब है इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, फिर भी करते हैं काम को शुरू। देखना, मैं मानता हूँ कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है तो वो साफ सी बात है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का रहेगा, ये तो सब जानते हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट कौन है। तो आप देखना भाई, कॉफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो हमारा ए बना हुआ है, साथ साथ हमारा बी है यहाँ पर, क्योंकि एक्स तो हमारा वेरिएबल ही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरोज़ की बात करूँ तो आपको पता है ज़ीरोज़ क्योंकि लीनियर है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी लीनियर रहेगा उसकी डिग्री क्या रहती है, 1। तो उसके ज़ीरोज़ भी कितने निकल कर आएंगे, एक ही निकलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ इसका ज़ीरो जो निकलेगा वो अल्फ़ा निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्फ़ा निकलेगा। चलो, अब हम यहाँ से भी ज़ीरो निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो का डेफिनेशन तो हमने पढ़ा हुआ ही है। ज़ीरो का मतलब है कोई भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकाल दो जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो चुका हो, ज़ीरो हो चुका हो। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख सकते हो। तो करो ज़रा, तो b इधर आएगा माइनस का b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एक्स, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे को लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका ज़ीरो जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया, माइनस का b अपॉन ए। अच्छा, हमने जो ज़ीरो माना था वो क्या माना था, अल्फ़ा। इसका मतलब है हमारा ज़ीरो और उसका ज़ीरो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो लो भाई, पहला हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो निकल कर आ रहा है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब है कभी भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे और कोई रिलेशन बताओ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का, तो आपको वैसे लीनियर क्योंकि डिग्री एक है तो एक ही ज़ीरो आएगा अल्फ़ा, और वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी निकल कर आती है, 2। मतलब जैसे एग्जांपल लूँ तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आपको पता है क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा
प्लस का बी एक्स होगा और प्लस का सी होगा। अब मैं पूछूं कि अगर डिग्री इसकी 2 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो आप कहोगे साफ सी बात है सर, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ भी कितने निकल कर आएंगे, 2 आएंगे। तो इधर हमारा डिग्री 1 था तो मैंने 1 ज़ीरो माना था अल्फ़ा, इसकी डिग्री 2 है तो मैंने 2 ज़ीरो मान लिए अल्फ़ा और बीटा। ये लीनियर था, डिग्री 1 था, ज़ीरो 1 था तो रिलेशन भी 1 निकल कर आया। इसका डिग्री 2 है, ज़ीरोज़ 2 आएंगे तो इसके रिलेशन भी कितने निकल कर आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। पहला जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये है कि दोनों ज़ीरोज़ का जो सम आएगा वो हमेशा बी अपॉन ए के बराबर आएगा विद अ नेगेटिव साइन। और दूसरा रिलेशन है कि जो भी ज़ीरोज़ है इनका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा सी अपॉन ए के, ख़त्म। हमेशा अपॉन में ए जाएगा, बी अपॉन ए सी अपॉन ए। अगर डी भी होता तो बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए, और ऑल्टरनेटिवली हम क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। इतना ध्यान रखकर चलना है। तो मेरा मानना है दोनों बातें समझ आई होगी, लीनियर की भी और क्वाड्रेटिक की भी। ये सम ऑफ जीरोज़ है, ध्यान रखना। इसको हम सम ऑफ जीरोज़ मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। बस मेन बातें दो ही है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, कि जो सम ऑफ जीरोज़ आएगा क्वाड्रेटिक के लिए वो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आएगा वो क्या आएगा, सी अपॉन ए। इतना ध्यान रखकर चलना है। अब चला आगे चलते, क्यूबिक पर आते हैं। क्यूबिक के लिए हम कहेंगे डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। अच्छा, पॉलिनोमियल लूँ अगर मैं क्यूबिक स्टैंडर्ड, तो वो बनकर आएगा ए एक्स क्यूब आ गया, प्लस का बी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का सी एक्स आ गया, और प्लस का क्या आ गया, डी आ गया। अब आप खुद बताना कि अगर इसकी डिग्री 3 है तो आपके अकॉर्डिंग इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो साफ सी बात है सर, जब लीनियर थी तो 1 आया था, जब क्वाड्रेटिक थी तो 2 आया, अब जब हमारा क्यूबिक है तो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 3 कौन कौन से मानेंगे, इसमें अल्फ़ा माना, इसमें अल्फ़ा बीटा माना, तो इसमें मान लूँगा अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा। अब आगे की बात शुरू करते हैं। इसमें लीनियर में डिग्री 1 थी तो हमारा एक ही रिलेशन आया, इसकी डिग्री 2 थी, 2 रिलेशन आए। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो रिलेशन भी कितने निकल कर आएंगे, 3। तो लो भाई, पहला रिलेशन, फिर दूसरा रिलेशन, फिर तीसरा रिलेशन। करना क्या है, जैसे यहाँ पर आपने पहले सिंगल सिंगल ऐड करा फिर डबल डबल लिया, ऐसे यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल फिर ट्रिपल ट्रिपल करते हैं काम। तो सिंगल सिंगल लूंगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहली बात है। अब डबल डबल, डबल डबल का मतलब है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इनका एडिशन। अब 3 3 इकट्ठे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। करना क्या, वही जो भी आपको बताया, पहले बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर डी अपॉन ए। तो ये बी अपॉन ए आया, फिर यहाँ पर सी अपॉन ए आया, और यहाँ पर क्या आया, डी अपॉन ए, और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस। तो पहला पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, बस काम खत्म। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 जीरोज़ निकल कर आ रहे हैं तो उन तीनों जीरोज़ का जो सम होगा वो बी अपॉन ए के बराबर होगा। वो तीनों को अगर ले लेते हैं उनमें से दो दो के प्रोडक्ट का सम माइनस सी अपॉन ए होगा, और तीनों का प्रोडक्ट हमारा डी अपॉन ए के बराबर आने वाला है। तो ये सारी बातें तो क्लियर हो रही होगी। अच्छा, एक बात और, कोई बच्चा ये बोले सर ये तो आपने लिखवा दिया, हम समझ भी गए, पर अगर कोई बोले सर इसको डिराइव करके दिखाओ, तो डिराइव करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप इसका डेरिवेशन भी सीख सकते हो कि हमने यही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। मतलब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को बी अपॉन ए ही क्यों लिखा, सी अपॉन ए क्यों नहीं लिखा, या डी अपॉन ए क्यों नहीं लिखा। ये सारी बातों का जो डेरिवेशन टाइप का पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं कहेगा डिराइव करके दिखाओ, बट फिर भी अगर किसी बच्चे के अंदर इच्छा है कि नहीं मुझे तो सीखना है, तो फिर हम कर सकते हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब बाय क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि बाय क्वाड्रेटिक आएगा नहीं, बट फिर भी हमारे को करने की पूरी कोशिश करनी है। तो ये हमारा जो काम था ये लीनियर का काम हो गया, ये हमारा जो काम था क्वाड्रेटिक का हो गया, ये जो हमारा काम था क्यूबिक का हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। आप खुद बताओ, अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी रहेगी इसकी, 4 रहेगी, साफ सी बात है। पॉलिनोमियल लेना पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा बोल देंगे ए एक्स का पावर 4 प्लस का बी एक्स का पावर 3 प्लस का सी एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा, डी। इतनी बात भी समझ आई। अब मैं पूछूँ इसके जीरोस कौन कौन से हैं, तो साफ सी बात है, यहाँ अल्फ़ा लिया था, यहाँ अल्फ़ा बीटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ 4 जीरोस आएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये ध्यान रखना है। अब कोई बोले सर इसके रिलेशन कितने आएंगे, तो मैंने अभी बताया, डिग्री 1 है, ज़ीरो 1 है, रिलेशन 1 है। डिग्री 2 है, ज़ीरो 2 है, रिलेशन 2 है। डिग्री 3 है, ज़ीरोस 3 है, रिलेशन 3 है। डिग्री कितनी है, 4 है, ज़ीरोस कितने हैं, 4 है, रिलेशन भी कितने आएंगे, 4। और वो रिलेशन लेने कैसे, वो भी आप जानते हो, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, और फिर क्वाड्रपल, यानी कि 4 4 इकट्ठे।
करें काम की शुरुआत। चलिए तो सबसे पहला रिलेशन करते हैं, अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा प्लस का डेल्टा। अब दो दो, तो अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा गामा, देख रहा अल्फ़ा बीटा ले लिया, अल्फ़ा के साथ गामा ले लिया, अल्फ़ा के साथ डेल्टा ले लिया। अब बीटा को पकड़ लो, बीटा के साथ गामा ले लिया, बीटा के साथ डेल्टा ले लिया। अब गामा पकड़ लो, गामा के साथ डेल्टा ले लिया। तो मेरा मानना है डबल डबल भी आगे होंगे। अब ट्रिपल ट्रिपल बनाओ, ट्रिपल ट्रिपल में देखना जरा, अल्फ़ा बीटा गामा आया, अल्फ़ा के साथ बीटा गामा आ गया। अब अल्फ़ा के साथ गामा डेल्टा ले लो, तो अल्फ़ा के साथ गामा डेल्टा आ गया। अब बीटा को पकड़ लो, तो बीटा आया, गामा आया और डेल्टा आया। अब एक अल्फ़ा गामा डेल्टा आया था क्या, अल्फ़ा गामा डेल्टा तो आ गया था, बीटा गामा डेल्टा भी आ गया। अब चेक करो कौन सा ऐसा पेयर है जो बचा हुआ है हमारा। चेक करोगे तो पता चलेगा कि अल्फ़ा बीटा और डेल्टा बचा हुआ है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और डेल्टा भी आ गया। लो भाई, अब लास्ट आते हैं डी पोर्शन पर, सिंगल सिंगल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, अब चार चार, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। लो भाई, तो मेरा मानना है यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। अब करना कैसे, वही पुराना गेम है, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। अगर ई आ जाता, सॉरी ई भी आएगा, ई अपॉन ए, एफ भी आ जाए तो एफ अपॉन ए। तो लो भाई, पहले क्या लिखेंगे, बी अपॉन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी अपॉन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई अपॉन ए। और आपको पता है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, काम खत्म। तो मेरा मानना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट आपको समझ आए होंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना। कभी कभी क्यूबिक की बातें भी आ जाती है, ध्यान रखना। बाकी ये जो दोनों बचे हुए इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना सारी बातें करें। समझ लोगे, एक आधा एग्जाम्पल देखना जरा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा कि जो सम दिया हुआ है हमारे जीरोस का, सुनेंगे, सम दिया हुआ है जीरोस का, वो दिया हुआ है 2, और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का वो दिया हुआ है लेट से 5। मुझे कह रहा है पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाओ क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाओ क्या आएगा। अब साफ सी बात है, चलो एक बात छोटी सी और है पढ़ने वाली, अगर आप पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया है, सुनना जरा। जैसे कि हमारे को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का क्या आता है, सी आता है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से 2 मिनट के लिए इसमें से ए को कॉमन ले लो। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए इसमें से ए को क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे ही ए को कॉमन लोगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे सर यहाँ तो ए था ही नहीं, पर आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया, और हमें पता है जहाँ से जो चीज़ ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं वो हमेशा कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। ऐसे अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ए था ही नहीं, आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया, तो अगर ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो ये भी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब लास्ट बात, ए तो ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। आप खुद बताना, अगर ये प्लस, जो प्लस का साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्लस की जगह मैं माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए लिख लूँ तो क्या दिक्कत आएगी कुछ, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो आप इस प्लस को माइनस माइनस लिख लो तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इंटू एक्स आया प्लस का सी अपॉन ए। अगर कोई बच्चा सोच रहे तो बकवास करा रहे हैं सर, क्या है क्या नहीं पता नहीं चल रहा, तो आप टेंशन ना लो, ये सिर्फ मैं डिराइव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो पता है तो उससे भी काम चल जाएगा, देखते आगे। तो यहाँ पर क्या बना समझेंगे, ए तो हमारा ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहा माइनस। आप क्या कह सकते हो कि जो माइनस का बी अपॉन ए आया हुआ है, इस माइनस बी अपॉन ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा आ सकता है, बोल सकते हैं ऐसा। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा ऑफ एक्स प्लस का, ये जो सी अपॉन ए आया हुआ है इसकी जगह अल्फा इंटू बीटा लिख सकते, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो लो भाई इसकी जगह अल्फा इंटू बीटा आ गया। मेरा कहने का मतलब है कभी भी वो आपको कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाओ, तो वो सिंपल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा ऑफ एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बड़े आराम से निकाल सकते हो अगर आपको उसके सम ऑफ जीरोस पता है और साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। अब आप खुद देखना, सम ऑफ जीरोस कितना था 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 5, बस इनको उठाकर यहाँ डालेंगे, पॉलिनोमियल हमारा तैयार। तो कोई बच्चा कह रहा है सर ये जो बकवास करी है यहाँ पर वो तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं कहूँगा देखो समझ तो आ जानी चाहिए थी, बट अगर फिर भी इनकेस नहीं आ पाई तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल खुद से बनाने के लिए बोलता है तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो ये पॉलिनोमियल आएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस था 2x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था 5। लो भाई हमारा काम पूरा हुआ। तो मेरा मानना है ये वाली बातें भी आपको समझ आई होगी। अब ज़रा एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके, ताकि आपको और क्लैरिटी आए।
चलिए तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड अ पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। और कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं 5 एंड 7। अब आपको पता है इस बार आपके जीरोस दे रखे हैं, सम नहीं दे रखा। इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू 5 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। इस बार आपको जीरोस दिए हुए और मुझे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। अब हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो अभी पढ़ा वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अभी आपने देखा ये हमने डिराइव करा है पूरा, डायरेक्ट मैंने नहीं लिखवाया कि आपको अगर आपको अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो याद कर लो। नहीं, याद करने का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि जो मैंने रिलेशन बताए हैं वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे तो अगली वीडियो में मैं उसको डिराइव भी करा दूंगा कि आए कहाँ से। करते हैं तो देखेंगे ज़रा। अब तो आसान है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 + 7 ऑफ एक्स आया, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 × 7 आया। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का क्या बन जाएगा 35। लो भाई काम पूरा हुआ। तो मेरा मानना ये बातें आपको समझ आ रही होगी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वगैरह क्या चीज़ें हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेने की कोशिश। एग्जाम्पल मैंने कहा कुछ भी ले लो जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया और यहाँ लिख कर दिया है 2x² है, माइनस का 5x है और प्लस का क्या लिखा हुआ है 7 है। मुझे कह रहा है फाइंड करके लाना है। मैंने कहा क्या फाइंड करना है? तो उसने पहला पार्ट बोला हुआ है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा पार्ट उसने बोला हुआ है 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा, तीसरा पार्ट उसने बोला हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, और चौथा पार्ट लेट्स से उसने बोला हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरीके का, कुछ भी ऐसा दे दिया। तो ये 4 पार्ट दिए हुए और मुझे कह रहे हैं इन चारों को सॉल्व करना है। बहुत आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे समझना, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे कुछ भी आ सकता है, आप कहोगे हम आगे के पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे कर लेंगे। करते तो सबसे पहला पार्ट बोला हुआ है अल्फा प्लस बीटा निकालो। और हमें पता भी, हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है? -b/a के। इसको अगर आप देखोगे तो ए का काम यहाँ पर 2 कर रहा है, बी का काम यहाँ पर -5 कर रहा है और सी का काम कौन कर रहा है 7। तो इसका मतलब है माइनस ऐसे ही रहेगा। बी का काम किसने किया? -5 ने, और ए का काम किसने किया? 2 ने। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/2, काम खत्म। अब आते बी पार्ट पर। बी पार्ट में उसने बोला हुआ यहाँ पर कि 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा निकालना है। अब ध्यान रखना, कुछ ना समझ आए ना कभी तो कुछ ना किया करो, एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। अभी आगे वाले चैप्टर में भी आप ध्यान देना, हम कुछ नहीं करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में एलसीएम से ही काम बना लेंगे। बनाओ। एलसीएम लेना किसी को आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता तो कुछ ना करा करो, बस दोनों का प्रोडक्ट तो नीचे कर दो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ। जब इसका यहाँ करूँगा तो बीटा आएगा और इसका यहाँ करूँगा तो अल्फा आएगा। अब आप खुद क्लियर हो चुके होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमारे को पता ही है, कितना निकाला हमने 5/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे बच्चों मैंने बता ही रखा है आपको, किसके बराबर आएगा? c/a के। अब आप चेक कर लो, c का काम तो 7 कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है? 2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7/2। 2 से 2 कटने के बाद क्या बच गया? 5/7। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 बातें पता होनी चाहिए बस। एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जो आप निकाल सकते हो रिलेशन से, जो भी हमने पढ़ा, और एक आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है। अगर ये 2 बातें पता है फिर तो काम पूरा है। समझ गए होंगे। अब तीसरे पार्ट पर आओ। तीसरा पार्ट क्या है देखना ज़रा। लिखा हुआ है अल्फा अपॉन बीटा है प्लस का बीटा अपॉन में अल्फा, ये सॉल्व करना है। अब दोबारा से वही बात, कुछ समझ ना आए तो फिर एलसीएम ले लिया करो। लो एलसीएम। एलसीएम लेना आसान है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नीचे करवा दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया। मेरा मानना है समझ आई होगी बातें। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नीचे का वैल्यू तो हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी निकलवाया 7/2, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता। अब हमें क्या करना है, सारा काम या सारा फोकस इस चीज़ पे लगा दो, क्या ऊपर वाले को आप किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हो क्या? क्योंकि अगर बना सकते हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप जानते ही हो, अभी निकाला ही था, उसको उठाकर डाल देंगे। मेरा मानना है समझ आई होगी जो मैंने हिंदी में ही बात करी, कि आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन में 2 ही बात करना है केवल। पूरा का पूरा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बना दो, काम खत्म है। तो यहाँ नीचे तो अल्फा इंटू बीटा है ही, ऊपर अल्फा प्लस बीटा बनाना है। कैसे बनाएंगे समझना। यहाँ ए स्क्वायर तो दिया हुआ है, समझना मेरे बच्चों, नीचे तो ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस का बी स्क्वायर दिया हुआ है, 2a इंटू बी और आ जाता तो तुरंत बन जाता।
इसका मतलब है आगे उसको 2a इंटू बी देना चाहिए था, वो दिया नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दिया और अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। यहाँ तक की बात समझ आई होगी तो हम आगे चल सकते हैं फिर। चलिए तो देखना ज़रा, शुरू की 3 टर्म तो हमारी बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस का बन गया 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे क्या आ गया अल्फ़ा बीटा। तो इन सारे क्वेश्चन का एक ही मकसद है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट कर लो और कुछ नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यू हमारे को मालूम है। करते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप चेक करो कितना निकाला था, 5/2, इसका स्क्वायर कर दिया, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाला था, 7/2, नीचे भी कितना आ गया 7/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बन गया हमारा 25/4 माइनस का 7 अपॉन में 7/2, एलसीएम ले लो, तो 25 माइनस का 28/4 अपॉन में 7/2, इधर माइनस करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो माइनस का 3/4 अपॉन में 7/2, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की, तो -3 इंटू 2 आया और 4/7। मेरा मानना है बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इनकेस अगर नहीं आती तब भी चिंता वाली बात नहीं है, आगे जब हम काम बनाएंगे तो बेसिक का पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा एक। चलिए तो 2 2 सा 4 कटा, ये बन गया माइनस का 3/14, ये फाइनल आंसर है। अब इसमें जो डी ऑप्शन था हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अब आप खुद से करेंगे होमवर्क में, क्यों करेंगे अब आप खुद समझ सकते हो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या बनाया था, वो यहाँ पर बनाना है, तो कॉपी पेस्ट काम है। तो मेरा मानना है बातें समझ आई होगी जो अभी तक हमने करी है।